नमस्कार। पूरब टाइम्स के एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमने लगातार अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत सी शख्सियतों से मिलवाया है जिनमें कुछ न कुछ विशेष जरूर था। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ पूरे भारत को 9 ऑल इंडिया टॉपर्स दिए हैं बल्कि 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। आज की ये शख्सियत कोई आम नहीं बल्कि बेहद खास है, जो कि एक शिक्षक हैं। नमस्कार आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरब टाइम्स के कार्यक्रम में। हमने इससे पहले काफी सारे लोगों से मिलवाया है एक मुलाकात कार्यक्रम के जरिए, पर अभी तक किसी शिक्षक से हमने मुलाकात नहीं करवाई है। तो आप पहले शिक्षक हैं जिनकी मुलाकात हम एक मुलाकात कार्यक्रम के जरिए करवाने जा रहे हैं। कि आप अपने बचपन की जो पृष्ठभूमि है, आपके बचपन की जो यादें हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं पूरब टाइम के सभी दर्शक गणों का धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरब टाइम्स के सभी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरी पढ़ाई जो है भिलाई से ही हुई है। स्कूलिंग मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 से किया, हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग आईटी में सन 2006 में पास आउट की। उसके बाद फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन सत्यम कंप्यूटर्स करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उस पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। जो सिलेक्शन हुआ था वो जून में हुआ था और उसके बाद दिसंबर में ज्वाइनिंग थी। इसी दौरान मेरे को पढ़ाने का मौका लगा, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका लगा। मैंने पढ़ाया, मुझे लगा कि काफी अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ, स्टूडेंट्स का रिस्पांस काफी अच्छा रहा। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि सत्यम कंप्यूटर्स में जो जॉब लगा उसको छोड़ा जाए और उसके बाद फिर वो अभी तक वही चल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने 2010 में शुरू किया, 2007 से लेकर 2010 तक किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीटी एजुकेशन करके था, उसमें मैंने पढ़ाया था। अच्छा, तो सर आप अभी एक टीचर है जो मेरे ख्याल से सारे बच्चों के लिए आदर्श है, पर जब भी आप छोटे थे तो क्या आप भी बाकी बच्चों की तरह शैतान ही थे? क्या आपके बचपन में कोई ऐसी घटना है जिसको आप अभी याद करते हो तो आपको लगता होगा कि नहीं, मैं बचपन में बहुत शैतान था, अभी तो मैं टीचर हूँ? बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है बचपन में, तो हर कोई शैतानी करता ही है ऑब्वियसली। मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं था। 10th लेवल तक ना मुझे मैथ्स आता था अच्छे से, समझ में बिल्कुल नहीं। पाई क्या होता है, अब हिंदी में उसको परिधि कहा जाता है, परिधि का लंबाई निकालो या क्षेत्रफल निकालो, समझ में नहीं आता था मेरे को बिल्कुल भी। इंग्लिश में भी वही प्रॉब्लम थी। तो मैथ्स और इंग्लिश ये दो प्रॉब्लम रहती है बचपन से। लेकिन सौभाग्य कुछ ऐसा हुआ, 10th क्लास में हाफ ईयरली तक, वैसे तो मेरा हिंदी मीडियम का स्कूल था लेकिन सीबीएसई था, तो हाफ ईयरली तक इतना खास रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहे थे। लेकिन हाफ ईयरली में मुझे 2 अच्छे टीचर मिले, एक मैथ्स का टीचर और एक इंग्लिश की टीचर मिल गई। ठाकुर सर है मैथ्स के टीचर और इंग्लिश की टीचर का नाम सिंधु नायर मैडम। इन दोनों की पढ़ाई जो है मुझे जम गई, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने 10th में काफी अच्छे मार्क्स लाए, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। ओवरऑल काफी अच्छा परसेंट भी बना और मैथ्स और इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए और साइंस में भी अच्छा मार्क्स आया। तो ओवरऑल मैं ये सोच के चला था कि यार ये एक कॉमन अवधारणा है कि जो बच्चा कमजोर रहता है वो बीए करेगा या कॉमर्स करेगा, जो बच्चा होशियार रहेगा वो मैथ्स और साइंस लेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने मन बना लिया था कि यार मेरा तो इतना कुछ ठिकाना लग नहीं रहा, कॉमर्स ही लूंगा या बायो ले लूंगा, जैसा भी है। मैथ्स की डिमांड काफी ज्यादा थी, लेकिन स्कोर्स इतने अच्छे आ गए कि ऑटोमेटिकली नाम हमारा कि मैथ्स के सेक्शन में चला गया। तो उसके बाद फिर मैंने मैथ्स से लेकर के 11th 12th किया। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग भी मैंने आईटी से ही किया। तो सर मतलब आपने जैसा बताया पे कि एवरेज स्टूडेंट में कह सकती हूँ, 10th तक आप एवरेज स्टूडेंट थे। उसके बाद आपके लाइफ में टीचर्स आए जिन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपकी समझ में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो इसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन है जिन्होंने आपको आगे लाइफ में मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी? क्योंकि आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग करना अभी के टाइम पे तो कॉमन होता है कि, पर पहले ऐसा नहीं था। जिस टाइम पे आपने किया होगा मेरे ख्याल से क्रेज रहा होगा, तो उस टाइम पर कैसे आप मोटिवेट हुए? मोटिवेशन हमेशा ही पॉजिटिव मोटिवेशन रहा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ निगेटिव मोटिवेशन भी होते, तो मेरे लाइफ में ऐसा ही हुआ कि निगेटिव मोटिवेशन रहा। घर परिवार में जो आस पड़ोस के लोग हैं, स्पेशली मैं अपने रिश्तेदार का नाम लेना, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार है मेरा। उनसे क्या रिश्ता था वो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्लोज रिश्ता है, मतलब ब्लड रिलेशन वाला। तो उनके यहाँ 5 लोग बच्चे हैं उनके, हम 3 भाई बहन थे।
तो हमारे यहाँ आते थे, डिंडोरी में उनका था पूरा का पूरा काम धाम। वो हमारे यहाँ आते थे, हमेशा पढ़ाई की ही बातें करते थे, हम सुनते रहते थे पढ़ाई की बातें, हमारा बच्चा ऐसा, उसका बच्चा वैसा, ये वो, हाँ हमारे बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तुम्हारे बच्चे को देखो घूमते फिरते रहते हैं, मैथ्स में वीक है, इसमें वीक है, उसमें वीक है। तो ये काफी इरिटेटिंग होने लग गया था। तो कहीं ना कहीं एक भाव, मन में भाव आता था कि भाई चलो कुछ अच्छा काम किया जाए, ताकि जवाब दिया जा सके भाई कि हर कोई बहुत अच्छा काम किया कर सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अच्छा काम कर सकता है। तो समझ लीजिए कि काफी मैंने अच्छा किया, उनके बच्चे भी काफी अच्छा कर ही रहे हैं, बट जिस तरीके से उनका एक्सपेक्टेशन था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने काफी अच्छा काम किया है। 9 ऑल इंडिया टॉपर्स हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू दिए हैं। मैथ्स में काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को परेशान करने वाली 2 ही चीजें आज भी, मैथ्स और एक इंग्लिश है। इन 2 मैथ्स और इंग्लिश में मैं ऐसा पढ़ाने का हमारा तरीका होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में उनको ढाला जाए, और उसके बाद फिर रिजल्ट अपने आप आते हैं। तो कमजोर बच्चे हों तो उसको मैं अपने आप से रिलेट कर पाता हूँ, और उनको वो चीजें बताता हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी मदद की। तो निगेटिव मोटिवेशन मैं बोलूंगा, निगेटिव मोटिवेशन भी अच्छा मोटिवेशन होता है एक्चुअली। तो सर आपने जैसे अभी बताया, ये तो आपके पढ़ाई के टाइम का कठिन समय में कह सकते हो, जिससे आप पार हुए, आपने लोगों को प्रूव किया कि आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में कैसी परेशानियों का आपने सामना किया और उनसे कैसे पार हुए हैं, जो आपके हिसाब से आपके लाइफ की बहुत अभी तक कठिन परिस्थिति रही हो, जिससे पार पाना थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको? नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों का और इसका उसका हाथ होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पापा जी बीएसपी में थे। अच्छा। बीएसपी में मतलब रहने का मतलब ये है कि ठीक है, आर्थिक रूप से ठीक ठाक, मतलब पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं लाइफ में, लेकिन 2010 में मैंने कोचिंग शुरुआत किया, काफी अच्छा चला, 2018-19 तक किया। 19 के आते आते लॉकडाउन और ये सारी चीजें, 20 में लॉकडाउन वगैरह चीजें हुई, तो उस समय पे थोड़ा सा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अनअकैडमी करके एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा वेल नोन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी में। मैं कैट कैटेगरी में वहाँ पढ़ाता, तो वहाँ टॉप एजुकेटर भी मैं रहा हूँ कैट के कैटेगरी में। तो 2-3 साल वहाँ भी पढ़ाया मैंने। बट ऑनलाइन कोचिंग में एक ऐसा चीज रहता है कि बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बच्चों का भी पीयर लर्निंग, और किससे बड़ा, जैसे कि आप मेरी अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये तो 1-to-1 इंटरेक्शन है। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चों से कनेक्ट कैसे करें। हमको मोटिवेट रहना ही रहना है, लेकिन बच्चों की शक्लें नहीं दिख रही, किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो 2-3 साल पढ़ाया मैंने। उसके बाद सब अच्छी चीजें अच्छी चल भी रही थी, उन्होंने स्टूडियो वगैरह भी घर में लगाया, सब चीज किया। उसके बाद मुझे लगा यार ये थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, मतलब आदमी टीचर बच्चों के बिना, हाँ बच्चों के बिना कैसे पढ़ाएंगे, मतलब कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। दूसरी चीज उसको छोड़ने का ये भी था कि वो काफी प्रमोशन वगैरह करवाते थे, तो बीइंग अ टीचर हम लोग प्रमोशन वगैरह ज्यादा नहीं करते कि बच्चे पढ़ लो यार, आ जाओ, ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने उसको छोड़ा, त्याग पत्र दिया उनको। उनका आज भी 2 साल पहले किया था, उनका आज 1 साल पहले किया था, ये पिछले साल अगस्त में, 2021 में अगस्त में किया था, रिजाइन किया था। तो उसके बाद आज भी उनका रखा हुआ है। वो आज भी बोलते हैं कि सर आ जाओ पढ़ा लो। मैं बोलता भाई एक बार मैं भोगी हो चुका हूँ, तुम लोग बहुत सेल्स वगैरह के लिए प्रमुख करते हो, मैं सेल्स तो नहीं करूंगा, पढ़ा अच्छा सकता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने उनको छोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत हुई। सिविक सेंटर में था हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, भिलाई का एक कोचिंग हब है, ऐसा बोला सकता है, 2010 से लेकर के 2020 तक। उसके बाद फिर ये बंद हुआ। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि चलो फिर से, मैंने सोचा फिर से शुरू करते हैं। तो फिर से शुरू करने था तो सिविक सेंटर जाए कि कहाँ करें, और कृष्णा टॉकी रोड में 2-3 अच्छे कोचिंग खुल के बंद भी हो चुके हैं। तो लोगों ने बोला कि भाई नहीं चलेगा, वहां तो नहीं चलेगा। मैंने बोला चलेगा यार, फिनेंशियल है, वहां तो किराया वगैरह बहुत ज्यादा होता है, फिनेंशियल स्थिति खराब, यहाँ चला के दिखाते हैं करके। तो यहाँ मैंने चलाया। इस साल भी अच्छे खासे रिजल्ट्स हमारे आए हुए हैं। 2 लोगों को मैंने एक आईपी मैट की तैयारी करवाई। आईपी मैट एक एग्जाम होता है जो 12th के बाद आईएम्स में डायरेक्ट एडमिशन के लिए होता है, 5 साल का प्रोग्राम। तो 2 लोगों को पढ़ाया, दोनों का सिलेक्शन होगा, दोनों नॉन मैथ्स वाले थे। एक डीपीएस, दोनों डीपीएस से ही थे। फिर इस साल हमारे कैट में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे। करीब मतलब समझ लीजिए कि फिर से शुरुआत ही की है, बट चल निकला वहाँ कोचिंग। रिसाली में भी जहाँ नहीं चलता वहाँ कोचिंग चल निकला। तो अल्टीमेटली बस उसी दौरान थोड़ा सा परेशानी हुई थी लॉकडाउन के बाद।
सर, तो आप सफल करियर के लिए स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कौन से गुण हैं जो आपको जीवन में सफल करियर बनाने में मदद कर सकते हैं? मतलब देखिए, सफलता की जो परिभाषा है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। जी नॉर्मली सफलता का आज की डेट में जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो मतलब निकाला जाता है वो ऐसा निकाला जाता है कि भाई आप पैसे काफी कमा रहे हैं, करियर सेटल्ड है, ये है वो है। ये तो एक एस्पेक्ट है, ये है जरूरी है, पैसा कमाना और करियर का सक्सेसफुल होना काफी जरूरी है। बट उसके साथ साथ अब हम लोगों की भाषा में हम लोग दो चीजें बोलते हैं कि भाई एक तो होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और एक होता है इमोशनल क्वोशिएंट। अच्छा। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के साथ साथ इमोशनल क्वोशिएंट का भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सफलता के शिखर पर चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपके जो सगे हैं, सगे संबंधी हैं, बीवी बच्चे या फिर माता पिता हैं, ये आपसे आप उनको पूछें, उनके लिए समय ही नहीं दे पा रहे। जी। ये सफलता की एक अलग ये मैं बोलूंगा कि वन साइडेड, लोक साइडेड सफलता हो जाएगी। तो हमको सफलता ऐसा है ना कि पूरा होना चाहिए कि परिवार में भी लोग खुश रहें और आप सबको साथ में लेकर के चले। क्या क्या गुण होने चाहिए, मैं करियर की सफलता की बात करूंगा क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक काफी अपने आप में बड़ा लेक्चर है। तो करियर की सफलता की मैं बात करूं, करियर में सफलता के लिए आपको आज की डेट में जो रिसेंट स्किल्स हैं जो डेवलप करनी है, पहली चीज तो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक तो आपकी मातृभाषा आनी चाहिए और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो आपको आनी चाहिए। पहली है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बिना आप लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जिसकी बातें नहीं करते लोग। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपको डिसीजन कैसे लेना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, और एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स की दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो होती है वो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती है कि आदमी जो है पढ़ने लिखने से इतना नहीं सीख पाता जितना उसकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को सिखा सकती है। तो देख देख के भी इंसान काफी चीजें सीख सकता है। तो 3 ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अगर आपके पास है तो पढ़ाई लिखाई इतना जरूरी नहीं रह जाता मेरे ख्याल से। ये चीज जो है टेक्निकल स्किल्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर आज की डेट में टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है। आजकल 2023 जो है वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करने वाला है। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात होने लग गई है। तो चैट जीपीटी करके एक नया इन्होंने लॉन्च किया जिसमें आप बोलोगे कि भाई मुझे ये करना है, रेज्यूमे बनाना, तो रेज्यूमे बना के दे देगा। बोलेगा मेरे को एक इंट्रोडक्शन लिखना, मेरा बैकग्राउंड, तो पूरा इंट्रोडक्शन वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो ये टेक्निकल स्किल्स, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो एक्सेल में जो काम करते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स तीसरी चीज है। तो सम अप करने के लिए सबसे पहली चीज तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, दूसरा टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। ये 4 चीजें हैं जो करियर में सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, अभी के परिप्रेक्ष्य में आप ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि या आपको पसंद नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पसंद नहीं है? आप किसी भी फील्ड में ले सकते हैं या स्टूडेंट्स के थ्रू ले सकते हैं या करियर के विषय में ले सकते हैं। देखिए, मैं तो एक टीचर हूँ, तो टीचर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है। तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो मैंने देखा है, जब मैंने फिर से शुरुआत की, तो मेरा एक स्पीकअप इंडिया प्रोग्राम करके भी चलता है, सोशल प्रोग्राम है, फ्री में स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। और उसके बाद फिर कैट MBA की कोचिंग। तो दोनों में ही मैंने देखा, जब इंक्वायरीज आती हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो माँ बाप की जनरल शिकायत रहती है कि बेटा जो है लॉकडाउन के दौरान तो मतलब ऐसे ही पास हो गए, तो इसका पूरा स्किल्स जो डेवलप नहीं हुआ तो गधा हो गया है वगैरह वगैरह। मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है वो डिस्ट्रैक्शन है एक्चुअली। और लॉकडाउन ने तो मतलब जो पैंडेमिक है उसके कारण तो और भी ज्यादा ये चीज मतलब आग में घी का काम किया उन्होंने। तो लोग मोबाइल में ही लगे रहे। तो आजकल ऐसा हो गया कि सवेरे उठते ही सबसे पहले मोबाइल के बिना रहा नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। ये डिस्ट्रैक्शन से आपको थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। तो अभी सर ने बोला कि फ्लाइट मोड, मैं बोलता हूँ पूरे के पूरे मोबाइल में जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन वो फ्लाइट मोड है। आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप कम से कम दिन में 3 घंटे 4 घंटे आप मोबाइल से दूरी रहें। तो ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ये चीजें करनी पड़ेगी कि मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। तो ये एक निगेटिव चीज है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज, अच्छा, उससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। दूसरी चीज टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। हम जिस फील्ड में काम करते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी काफी फ्रेंचाइजीज वगैरह चलाते हैं जो इंडिया में वेल नोन है फ्रेंचाइजीज। अब टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन को आप एज अ बिजनेस लो, लेकिन प्योरली एज अ बिजनेस ना लें। जैसे कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ
मतलब ये है कि भाई एडमिशंस बढ़ाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एडमिशन बढ़ाओ, बट आप एज अ टीचर आपके अंदर एक होना चाहिए कि भाई हर एक बच्चे का काउंसलिंग आपको करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देना है, बजाय इसके कि आपने पूरा सिस्टम दे दिया, मटेरियल दे दिया, वो सारी चीजें दे दी। वो तो आजकल मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल में सब अवेलेबल है, इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए, सब चीजें कर लेते हैं। पर्सनल टच कहाँ है? तो अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग आप करें, उनको समझें, उसको सिर्फ एज अ बिजनेस ना ले, बिजनेस लें लेकिन सिर्फ एज अ बिजनेस ना ले। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि गड़बड़ करती हैं आज की डेट में। सर, आप टीचर हैं तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे जो बच्चे घर पे तैयारी करते हैं, मतलब जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कहीं दूर रहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे घर पर रहकर कैसे वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, भले वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के हो या कोचिंग या एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? सबसे पहली बात, अगर आप घर में रह के तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक क्वालिटी का होना जरूरी है, वो क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। ग्रिट होना चाहिए आपके अंदर, एक टेनेसिटी, एक जिद होनी चाहिए कि आपको करना है, क्योंकि आपकी हो सकता है कि जो माली हालत है, फाइनेंशियल हालत है, वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप घर में ही रह के पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, सारी चीजों से ऊपर जो चीज है वो है आपका ग्रिट, डिटर्मिनेशन, कि आपको करना है। अब ये अगर आपके अंदर है, उसके बाद फिर मैं आपको सिस्टम बता सकता हूँ कि यूट्यूब में वीडियोस देखें, बुक्स जो है वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैट की घर में बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे भी काफी सारे वीडियोस हैं, अनअकैडमी के पूरे फ्री वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। प्लस कुछ बुक्स हैं, अरुण शर्मा सर की बुक है, उन बुक्स को खरीदें। अब सबसे पहले आप, लेट्स से मैं मैथ्स की बात करता हूँ, तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट को समझे। पहला स्टेज होगा कॉन्सेप्ट समझना, उसके नोट्स बनाना, क्योंकि आपने समझ लिया उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद फिर दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस। आपको कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, अब उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है। और तीसरी चीज आती है टेस्टिंग। फिर आपको टेस्ट लेना है, वो टॉपिक टेस्ट और या फिर ओवरऑल सेक्शनल टेस्ट। टॉपिक टेस्ट का मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उसका टेस्ट लिया, और जब सारे टॉपिक्स हो गए उसका फिर ओवरऑल सेक्शनल टेस्ट ले लिया। अब टेस्टिंग के बाद एक लास्ट चीज, इसका ध्यान नहीं रखते स्टूडेंट्स, तो उनको पता नहीं रहता वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टेस्टिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास एक एनालिसिस कॉपी होनी चाहिए, कि टेस्ट के सिनारियो में, क्योंकि टेस्ट हमेशा टाइम बाउंडेड रहता है, टेस्ट के सिनारियो में आपने क्या गलतियां की, क्या सिली मिस्टेक्स किए, कौन सी चीजें जिसको आपने याद नहीं किया, याद नहीं आया आपको, या फिर आते हुए भी आपने रिकॉल नहीं कर पाए, वो सारी चीजों को आपको लिखना है। और इसी चीज पे बिल्डअप करते हुए आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो चार चीजें, पहली चीज तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पहली चीज ग्रिट, डिटर्मिनेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तीसरा प्रैक्टिस, घर में सेल्फ प्रैक्टिस, और चौथा टेस्टिंग एनालिसिस। ये चार चीजें अगर कर लिया किसी ने तो कोई भी कर सकता है, आज की डेट में तो कोई भी कर सकता है। अच्छा सर, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि अभी के जो जनरेशन में यूथ है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी लाइफ को लेके, करियर को लेके, पढ़ाई को लेकर? कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड रखे, कैसे अपना जो वो उनकी जो इच्छा है, जो वो उनके सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मैं युवाओं को बोलना चाहूंगा कि भाई 5 चीजें होती हैं, पांचों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उन चीजों का ध्यान में रखें तो आप गोल बना पाएंगे। सबसे पहली चीज तो गोल होना जरूरी है। अगर आपके पास रिटर्न गोल नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो गोल रिटर्न होना चाहिए, सेंटेंस में क्लियर कट। तो इसमें ऐसा कहा जाएगा कि गोल जो है अगर नहीं है आपका तो आपको मिलेगा ही नहीं, जो भी आप पाना चाह रहे हो वो मिलेगा नहीं। लेकिन गोल लिखा हुआ है तो मिलने की संभावना बढ़ जाती है, मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन संभावनाएं जरूर बढ़ जाएंगी। तो गोल लिखा हुआ होना चाहिए। अब उस गोल को प्लानिंग के लिए चरणबद्ध तरीके से आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टेज 1 क्या होगा, स्टेज 2 क्या होगा, स्टेज 3 क्या होगा, इस तरीके से आपको चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो उसको विजन भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी आपने प्लानिंग बनाया, उसके स्टेजेस बनाए हैं, उसको फॉलो करने के लिए आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट कि भाई हाँ, जो प्रोसेस है उसको मेरे को फॉलो करना है। और इस चीज में आप कंसिस्टेंसी लाए, निरंतरता बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी ले आए। और फिर हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं आप, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें का मतलब ये है कि जिस चीज को आप बहुत मेहनत से पा सकते हैं, स्मार्ट वर्क में एक टेक्नोलॉजी का यूज भी आ सकता है। तो स्मार्ट वर्क, तो गोल पहले होना चाहिए, बिना गोल के तो आपको मंजिल मिलेगी नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए। प्लानिंग, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्मार्ट वर्क। तो ये 5 चीजें हैं जो युवाओं को करनी चाहिए। प्लस उनको मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अपने सपनों की जो डोर है ना, उसको पकड़ के रखें और उस पर लगातार खाद पानी देते रहें, वो कभी ना कभी प्रतिफलित जरूर होता है। जी,
आकाश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम सभी जो है हर उम्र में विद्यार्थी ही रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो आज आपने जो हमें यहाँ पर सिखाया उससे हम सब के साथ साथ जो बच्चे दूर रहते हैं, जो आपके स्टूडेंट भले ही ना हो, पर आज आपको देखने के बाद उनको भी जीवन में सीख मिलेगी कि आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुलाकात थी आकाश सर जी से, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव किया। इंजीनियरिंग से उन्होंने एमबीए किया और उसके बाद अभी स्टूडेंट्स को उनके सपनों तक पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। आपको यह मुलाकात कैसी लगी, कृपया हमें जरूर बताएं और कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।